फेज रूल किसी हेट्रोजेनियस सिस्टम के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए फेज रूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन के तौर पर सामने आता है। इन जनरल इट मे बी सेड दैट द एप्लीकेशन ऑफ फेज रूल, तो फेज रूल के एप्लीकेशन के साथ ये मुमकिन है कि वी कैन प्रिडिक्ट क्वालिटेटिवली बाय मीन्स ऑफ अ डायग्राम द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन ए हेट्रोजेनियस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो कोई भी अगर हेट्रोजेनियस सिस्टम है और वह सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में मौजूद है, तो हम एक डायग्राम की मदद से देख सकते हैं कि वहाँ पर प्रेशर के चेंज का क्या असर होगा, ठीक है, वहाँ पर टेम्परेचर के चेंज का क्या असर होगा और कंसंट्रेशन को वेरी करने से वहाँ पर क्या चेंजिंग होगी। तो फेज रूल हेट्रोजेनियस सिस्टम को डिफाइन करने में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। दिस रिलेशनशिप गवर्निंग ऑल heterogeneous equilibria was first discovered as early as 1874 by the American physicist Willard Gibbs। तो हम इसको गिब्स फेज रूल के नाम से भी जानते हैं। तो गिब्स फेज रूल इज फ्री फ्रॉम फ्लॉ एंड लिमिटेशन which are a common feature of all other generalizations of the physical chemistry based on the hypothetical assumption as to the nature of the constitution of the matter। तो हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आमतौर पर ये एक्यूरेट मेथड है फेज रूल, और हम आगे कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे भी डिफरेंट सिस्टम को और स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो गिब्स फेज रूल है वो तमाम सिस्टम को एक्यूरेटली डिफाइन करता है। गिब्स फेज रूल को हम मैथमेटिकली इस इक्वेशन के साथ डिफाइन कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। इस इक्वेशन में F इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, C इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन द सिस्टम एंड P इज द नंबर ऑफ फेजेज ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पर F, C और P ये तीनों बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं और इनकी एक स्पेशल सिग्निफिकेंस भी होती है। अगर इनकी एक खास सिग्निफिकेंस है तो हमें सेपरेटली इन तमाम वेरिएबल्स को और इन तमाम जो पैरामीटर्स हैं उसको सेपरेटली स्टडी करना पड़ेगा। तो अब हम कमिंग स्लाइड्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम को, कंपोनेंट को और फेज को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। वन कंपोनेंट सिस्टम, फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम वी कैन राइट द फेज इक्वेशन एज F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। तो हमारे पास जो फेज रूल की इक्वेशन है वो प्रॉपर ये वाली होती है, ठीक है, सिंपल। अगर हम इसको वन फेज के लिए डिफाइन करें तो वन कंपोनेंट के लिए तो C विल बी इक्वल टू वन, ठीक है, तो हम यहाँ पर वन पुट करेंगे, माइनस पी अभी हमें नंबर ऑफ फेजेस का नहीं पता, प्लस टू विल बी इक्वल टू थ्री माइनस पी। सो द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू थ्री माइनस पी। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए थ्री केसेस कैन बी अराइज। केस वन, व्हेन ओनली वन फेज इज प्रेजेंट, तो जब सिर्फ एक ही फेज प्रेजेंट होगा, देन F विल बी इक्वल टू थ्री माइनस वन विच विल बी इक्वल टू टू। इट मीन्स कि डिग्री ऑफ फ्रीडम टू होती है। अगर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम टू है, द सिस्टम विल बी बाइवेरिएंट। इट कैन बी कंप्लीटली डिफाइंड बाई स्पेसिफाइंग टू वेरिएबल्स। तो जैसा कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम टू है, हम उस पूरे सिस्टम को दो वेरिएबल्स के साथ डिफाइन कर सकते हैं, और वो दो वेरिएबल्स कौन से हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के। और दैट बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन बी वेरिड इंडिपेंडेंटली। या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो फिक्स नहीं होते, इट मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं और हम इनको इंडिपेंडेंटली वेरी भी कर सकते हैं। Therefore, a single phase is represented by an area on the PT ग्राफ। तो हम इसके सिंगल एरिया फेज को जो प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है वहाँ पर शो कर सकते हैं, क्योंकि वह प्रेशर और टेम्परेचर पर के साथ मुकम्मल तौर पर डिफाइन हो सकता है। हमारे पास केस टू है, व्हेन द टू फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम। अब वहाँ पर एक फेज नहीं है बल्कि दो फेज है। देन F विल बी इक्वल टू थ्री माइनस टू विच विल बी इक्वल टू वन। इट मीन्स कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वन होगी और वो सिर्फ एक वेरिएबल के साथ कंप्लीटली डिफाइन हो सकता है। द सिस्टम देन हैज़ वन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इज टर्म्ड एज द मोनोवेरिएंट। दिस मीन्स दैट द प्रेशर कैन नॉट बी चेंज्ड इंडिपेंडेंटली इफ वी चेंज द टेम्परेचर। तो क्योंकि अब हम सिर्फ एक पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं, तो या तो हम टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं या प्रेशर को चेंज कर सकते हैं।
अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो हम प्रेशर को इंडिपेंडेंटली चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेशर अब डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो हम टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि देन प्रेशर विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। द प्रेशर इज फिक्स्ड ऑटोमेटिकली फॉर ए गिवन टेम्परेचर, या दूसरे अल्फाज में द टेम्परेचर विल बी फिक्स्ड ऑटोमेटिकली फॉर ए गिवन प्रेशर। ए टू फेज सिस्टम इज डिपिक्टेड बाई ए लाइन ऑन द पीटी ग्राफ। तो ये पीटी ग्राफ के ऊपर हमारे पास डिफाइन तो हो सकता है, लेकिन वो एक सिर्फ लाइन के साथ डिफाइन होगा। हमारे पास एक तीसरा फेज है, केस है व्हेन थ्री फेजेज आर इन इक्विलिब्रियम। तो हमारे वहाँ पर तीन फेज हैं। एफ इज इक्वल टू 3 माइनस पी इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी। फॉर एग्जाम्पल हम टू फेज सिस्टम में देखते हैं कि वाटर और वेपर का सिस्टम, वाटर वेपर का, हम जानते हैं कि जो वाटर का वेपर है या जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इट मीन्स कि जब हम टेम्परेचर को फिक्स करेंगे हमारा जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है, क्योंकि जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। या दूसरे अल्फाज में अगर हम प्रेशर को फिक्स करें तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक खास टेम्परेचर होगा, तो वो टेम्परेचर भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो थ्री फेज सिस्टम में हमारे पास कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती। फॉर एग्जांपल जो हमारा वाटर का ट्रिपल पॉइंट है वो हमेशा एक ही टेम्परेचर के ऊपर होता है, जहाँ पर जो तीन फेज है एक कंपोनेंट के, आइस वाटर और जो उसके वेपर हैं वो एक ही फेज के ऊपर, एक ही हमारे पास जो वेरिएबल के ऊपर मौजूद होते हैं और वो एक ही टेम्परेचर के ऊपर मौजूद होंगे, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी। द सिस्टम हैज़ 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इज टर्म एज अ नॉन वेरिएंट और इनवेरिएंट। तो हम इसको नॉन वेरिएंट कहेंगे कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दिस स्पेशल कंडीशन कैन बी अटेंड एट डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका एक खास टेम्परेचर और प्रेशर हो सकता है, इसके अलावा वो नहीं हो सकता। द सिस्टम इज देयर फॉर डिफाइंड कम्प्लीटली एंड नो फर्दर स्टेटमेंट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन इज नेसेसरी। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक वेरिएबल भी हो तो एक वेरिएबल से हम कंप्लीट सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। तो ए थ्री फेज सिस्टम इज डिपिक्टेड बाई ए पॉइंट ऑन द पीटी ग्राफ। ठीक है, तो इसका प्रॉपर ग्राफ नहीं होगा बल्कि पीटी ग्राफ के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट होगा कि ये वाला पॉइंट हमारा नॉन वेरिएंट है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे जो तीनों फेजेज है वो डिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। हम इस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट का नाम भी देते हैं। सो एट दिस पॉइंट द थ्री फेजेज विच आर द सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम एंड देयरफॉर इज रेफर टू एज द ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल मीन के वहाँ पर तीनों के तीनों पॉइंट मौजूद होते हैं। Phase diagrams. A phase diagram is a plot showing the conditions of pressure and temperature under which two or more physical states can exist together in the state of dynamic equilibrium. तो हम देखते हैं कि किसी भी डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो डिफरेंट स्टेट्स को एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है, किसी खास टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, उसको ग्राफिकली शो करवाने का नाम हमारे पास फेज डायग्राम होता है। हम देखते हैं कि दिस फिगर इज अ टिपिकल फेज डायग्राम फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम। तो किसी एक कंपोनेंट सिस्टम के लिए, फॉर एग्जांपल वाटर हो सकता है वो, तो उसके लिए ये टिपिकल फेज डायग्राम होती है। दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ द रीजन्स आर द एरियाज। यहाँ पर कुछ रीजन होंगे और कुछ एरियाज होंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लाइंस और कर्व्स भी मौजूद हैं और यहाँ पर एक ट्रिपल पॉइंट भी मौजूद है। हम इन तमाम पॉइंट्स को डिटेल में भी स्टडी भी करेंगे। The significance of the characteristics of the feature areas, which are the areas, curves, or the triple point of the phase diagram, are discussed in the coming slides. तो चलिए वहाँ पर हम शुरू करते हैं। Regions are the areas. अब हम देखेंगे कि फेज डायग्राम में रीजन या एरिया से क्या मुराद है। The diagram is divided into three regions or areas which are labeled as solid, liquid and vapor. हम यहाँ पे देखते हैं कि तीन एरियाज मौजूद हैं। एक एरिया हमारे पास ये वाला है इन दो ग्राफ लाइंस के दरमियान, एक एरिया हमारे पास ये वाला है और तीसरा एरिया हमारे पास ये वाला है। तो ये पूरी डायग्राम तीन एरियाज में डिवाइड होती है। द एरियाज इन द फिगर्स आर सी ओ बी, हमारे पास सी ओ बी का एरिया है ये वाला, हमारे पास सी ओ ए का एरिया है जो कि ये वाला है, और ए ओ बी का एरिया है जो कि ये वाला है अंडर द कर्व। Each of the three areas shows the conditions of temperature and pressure
अंडर विच द रिस्पेक्टिव फेजेस कैन एग्जिस्ट। तो ये एरिया शो करते हैं कि किसी खास टेम्परेचर और प्रेशर पर कौन से दो फेजेस को एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्या वो लिक्विड और सॉलिड होगा, क्या वो वेपर और सॉलिड होगा, ठीक है, या वो सिर्फ वेपर होगा, वो कौन सा फेज हो सकता है। अप्लाइंग द फेज रूल टू द सिस्टम व्हेन ओनली वन फेज इज प्रेजेंट वी हैव एफ इज इक्वल 1 - 1 + 2, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपोनेंट हो, वन कंपोनेंट सिस्टम करिए, और एक ही फेज मौजूद हो, तो हमारे पास गिब्स फेज रूल की जो इक्वेशन है वो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी विल बी इक्वल टू 2। इट मीन्स कि हम उस पूरे सिस्टम को दो वेरिएबल्स के साथ डिफाइन करेंगे। ईच सिंगल फेज हैज़ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम हर फेज में 2 है, सो द ईच एरिया ऑफ द फेज डायग्राम रिप्रेजेंट बाई वेरियंट सिस्टम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 2 की इक्वल हो तो हम ऐसे सिस्टम को नाम देते हैं बाई वेरियंट का। एट कंडीशंस wholly within one of the three areas both the variables pressure and temperature can be varied independently। तो क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो हम प्रेशर और टेम्परेचर को इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं विदाउट काजिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो इसकी वजह से हमारी इक्विलिब्रियम की स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। देयरफॉर in order to define the conditions of the phase both pressure and temperature must be stated। टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के इंडिपेंडेंट तो हैं, लेकिन पूरे फेज को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि हमारा जो फेस है या जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर यहाँ पर मौजूद है, बट हम कहेंगे कि अगर टेम्परेचर उसका ये वाला है तो उसका प्रेशर क्या होगा, क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर या इस टेम्परेचर के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे वेपर की लाइन भी आ रही है, वेपराइजेशन का कर्व भी आ रहा है और लिक्विड का फेज भी आ रहा है। तो हमें प्रेशर की भी ज़रूरत है इस सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर ये वाला है और हम कहते हैं कि प्रेशर ये वाला है, तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कोरिस्पॉन्ड करेंगे इस स्टेट को। इट मीन्स कि दो वेरिएबल्स के साथ हमारी स्टेट कम्प्लीटली डिफाइन हो चुकी है और हमें पता लगा कि हमारा जो फेज़ है वो लिक्विड फेज़ है। उसके बाद हमारे फेज डायग्राम्स में कुछ लाइंस और कर्व्स मौजूद होते हैं। देर आर 3 लाइन्स और कर्व्स सेपरेटिंग द रीजन्स और दी एरियाज। तो हमारे जितने भी रीजन हैं उनको सेपरेट करने के लिए हमारे पास 3 लाइन्स मौजूद होती हैं, ठीक है। एक लाइन हमारे पास ये वाली है, दूसरी ये और तीसरी ये वाली। दीज कर्व्स शो द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन एनी 2 ऑफ द 3 फेजेस। तो हमारे जो 2 फेजेस है उनके दरमियान जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है वो लाइन से शो हो रही है। फॉर एग्जांपल लिक्विड और सॉलिड का जो इक्विलिब्रियम है वो इस लाइन के साथ शो होगा। फॉर एग्जांपल सॉलिड और लिक्विड का भी हो सकता है, वो जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो किसी लिक्विड और वेपर की भी हो सकती है जैसे कि ये वाली है, और वो सॉलिड और वेपर की भी हो सकती है जैसे कि ये वाली लाइन है हमारे पास। तो ये बेसिकली इक्विलिब्रियम लाइन को शो करेगा। दी सॉलिड लिक्विड लाइन जो कि ओ सी वाली है, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर साफ करेंगे। हमारी यहाँ पर जो ओ सी की लाइन है विच रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, ये वाली लाइन, ठीक है, इज रेफर टू एज द मेल्टिंग कर्व और द फ्यूजन कर्व। हम इसको मेल्टिंग कर्व का नाम देते हैं या फ्यूजन कर्व का, क्योंकि इसके बाद हमारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है। इट मीन्स कि उसकी मेल्टिंग हो रही है। देन वी हैव लिक्विड एंड वेपर लाइन जो कि ओ ए से शो होती है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर। तो लिक्विड और वेपर के दरमियान जो इक्विलिब्रियम है वो इस लाइन के साथ शो होता है और हम इसको नाम देते हैं वेपर प्रेशर कर्व का और द वेपराइजेशन कर्व, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड वेपर में चेंज होता है, ठीक, और ये वेपराइजेशन का कर्व होगा। उसके बाद हमारे पास एक और लाइन है ओ बी की विच रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड एंड द वेपर। तो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है या उसका सॉलिड का डायरेक्टली इक्विलिब्रियम है वेपर के साथ, और हम जानते हैं कि जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं सब्लिमेशन का। तो लिहाजा इन दोनों के दरमियान, सॉलिड और वेपर के दरमियान जो इक्विलिब्रियम कर्व होगा हम उसको नाम देते हैं सब्लिमेशन कर्व का।
तो हमने तीनों कर्व को यहाँ पर स्टडी कर लिया। अप्लाइंग द फेज रूल टू वन कंपोनेंट सिस्टम एंड टू फेज सिस्टम, f is equal to c minus p plus 2 which will be equal to 1 minus 2 plus 2 which will be equal to 1। ठीक है, thus phase rule predicts that two phase equilibrium state above will have 1 degree of freedom। तो अगर हमारे पास सिर्फ दो फेज प्रेजेंट हो तो उनकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो एक ही होती है। इट मीन्स कि वो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी खास प्रेशर के ऊपर खास टेम्परेचर होगा और किसी खास टेम्परेचर के ऊपर कोई खास प्रेशर ही होगा, वो इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं हो सकती। Along any of the three lines on the phase diagram, when one variable is present is specified, the other is fixed automatically। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर भी फिक्स है और हमारे पास टेम्परेचर भी फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही हमें चीज़ चाहिए, या तो हम प्रेशर के कोरिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को फाइंड कर सकते हैं या टेम्परेचर के कोरिस्पॉन्डिंग प्रेशर को भी फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अलोंग द लाइंस ओ ए, ओ सी एंड ओ बी, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 1 हुआ करेगी और वो एक वेरिएबल के साथ पूरा सिस्टम डिफाइन हो सकता है, वन कंपोनेंट और टू फेज का सिस्टम। नाउ ट्रिपल पॉइंट, द थ्री बाउंड्री लाइंस enclosing the three areas on the phase diagram intersect at a common point called the triple point। हमारे पास तीन एरियाज हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस वेपर का। इन तीनों एरियाज को जो लाइन डिवाइड करती हैं वो ये वाली हैं, ओ ए, ओ सी और ओ बी। ठीक है, अब जो तीनों लाइन ओ ए, ओ सी और ओ बी जिस पॉइंट के ऊपर ज्वाइन होती हैं, ठीक है, तीनों की तीनों लाइंस, हमने इसको नाम दिया है ओ का और हम इसी पॉइंट को नाम देते हैं ट्रिपल पॉइंट का। ट्रिपल मीन के वहाँ पर तीनों पॉइंट को एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और वेपर का। ए ट्रिपल पॉइंट शोज द कंडीशंस अंडर विच ऑल द थ्री फेजेस विच आर द सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर कैन को एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इस टेम्परेचर के ऊपर जो लिक्विड, सॉलिड और वेपर है वो तीनों को एग्जिस्ट करेंगे। Thus the system at the triple point may be represented as solid is in equilibrium with the liquid and liquid is in equilibrium with the vapor। Applying the phase rule equation, F is equal to C minus P plus 2 is equal to 1 minus 3 plus 2। यहाँ पर कंपोनेंट हमारे पास एक है, फेज तीन के तीन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 minus 3 plus 2 विल बी इक्वल टू 0। इट मीन्स कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी और ये सिस्टम हमारा मोनोवेरिएंट है, या इसको हम इनवेरिएंट भी कहते हैं, नॉन वेरिएंट। सो दिस प्रिडिक्ट्स दैट द सिस्टम हैज नो डिग्री ऑफ फ्रीडम। एट द ट्रिपल पॉइंट बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द डायग्राम आर फिक्स्ड। तो हम इसको इंडिपेंडेंटली चेंज नहीं कर सकते। एंड द सिस्टम इज नॉन वेरिएंट। दिस इम्प्लाइज दैट इफ वी ट्राई टू चेंज टेम्परेचर और प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेम्परेचर ये वाला है, तो यहाँ पर तीनों के दरमियान इक्विलिब्रियम मौजूद है। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा। अब वो इक्विलिब्रियम तीनों स्टेट के दरमियान नहीं रहा, बल्कि वो वेपर और लिक्विड के दरमियान हो चुका है, तो हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी लोअर द प्रेशर ऑन द सिस्टम ऑल द लिक्विड विल वेपराइज। तो जब हम इस पॉइंट से, अगर हम प्रेशर की एग्जाम्पल लें, तो अगर हम प्रेशर को थोड़ा सा कम करते हैं तो उसी टेम्परेचर के ऊपर हमारा जो तमाम फेज जो मिक्सचर है सॉलिड और लिक्विड का वो वेपराइज हो जाएगा, लिविंग ओनली टू फेज। तो वहाँ पर दो फेज प्रेजेंट होंगे, या तो वो सॉलिड और वेपर का हो सकता है या वो लिक्विड और वेपर का हो सकता है। इन केस ऑफ वाटर द टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द ट्रिपल पॉइंट आर 0.0076 डिग्री एंड 4.58 मिलीमीटर Hg रिस्पेक्टिवली। तो टेम्परेचर हमारा एग्जैक्टली 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, बल्कि वो 0 से थोड़ा ज़्यादा होता है, 0.0076 डिग्री। और हमारा प्रेशर होगा ट्रिपल पॉइंट के ऊपर, वो ये वाला है। द वाटर सिस्टम। अब हम वाटर सिस्टम को के डिफरेंट फेजेस को यहाँ पर स्टडी करेंगे। अंडर नॉर्मल कंडीशन द सिस्टम वाटर इज़ ए 3 फेज 1 कंपोनेंट सिस्टम। तो 1 कंपोनेंट क्या है, H2O, और इसमें 3 फेज हो सकते हैं। द फ्री 3 फेजेस इन्वॉल्व आर लिक्विड वाटर, आइस
and the water vapors. All these phases can be represented by one chemical entity H2O and hence one component of the system. तो क्योंकि हम इन तीनों phases को अगर तो वो प्योर हैं हम इनको एक केमिकल एंटिटी H2O से ज़ाहिर कर सकते हैं, इट मीन्स कि वो वन कंपोनेंट सिस्टम है। तो वाटर एक बेसिकली वन कंपोनेंट सिस्टम होता है। द नंबर ऑफ phases which can exist in equilibrium any time depends on the conditions of temperature and the pressure. तो वाटर सिस्टम हमारे पास जो है वो अगर हमने किसी एक स्टेट को डिफाइन करना हो अदर देन द ट्रिपल पॉइंट तो हमें दो वेरिएबल्स रिक्वायर हैं, टेम्परेचर और प्रेशर को। इट मीन्स कि उसकी डिग्री ऑफ जो फ्रीडम है वो दो होगी। तो ये वाला डायग्राम हमारी इस ग्राफ में शो है, ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। इस ग्राफ के सेलिएंट फीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द कर्व्स ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। तो यहाँ पर तीन कर्व होते हैं, ओ ए, ओ सी, ओ बी हमारे पास, और इसके बाद ओ सी का कर्व। तो तीन हमारे पास जो लाइंस हैं ये बेसिकली कर्व को शो करती हैं, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है। ट्रिपल पॉइंट हो तो एक हमारे पास ट्रिपल पॉइंट ओ भी होता है कि जहाँ पर ये तीनों लाइंस ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों ज्वाइन होती हैं, तो हम इस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट का नाम देते हैं। और हमारे पास तीन एरियाज भी मौजूद हैं, हर दो लाइंस के दरमियान एक एरिया है। फॉर एग्जांपल ए ओ सी के दरमियान एरिया ये वाला है, ए ओ बी के दरमियान एरिया ये वाला होगा, और ए ओ सी ओ बी के दरमियान जो एरिया है वो ये वाला होगा। तो हमारे पास तीन एरियाज़ हैं, तीन कर्व्स हैं और एक ट्रिपल पॉइंट ओ के ज़रिए हमने शो किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर्व्स को स्टडी करेंगे। दीज थ्री कर्व्स मीट एट पॉइंट ओ एंड डिवाइड द डायग्राम इनटू थ्री रीजन। तो ये बेसिकली पॉइंट ओ के ऊपर मीट करते हैं जो कि हमारा ट्रिपल पॉइंट है, और ये तीन फेजेस में हमारे पूरे सिस्टम को डिवाइड करते हैं। कर्व ओ ए दी वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द वाटर। हमारे पास जो ये वाला कर्व है, ये वाला, ये ओ ए है, और ये वेपर प्रेशर कर्व को बाहर करता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। इट मीन्स का लिक्विड वाटर वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। इट रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर द लिक्विड वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर हमारे वाटर का जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, वो इसको शो करेगा। द टू फेजेस वाटर एंड वाटर वेपर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम अलोंग द फेज। तो इस फेज के अलोंग, ठीक है, यहाँ पर हम एरिया की बात नहीं कर रहे बल्कि फेज की बात कर रहे हैं। तो ओ ए पर वाटर और द वेपर हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं। दी ओ ए टर्मिनेट्स एट ए, ठीक है, वो यहाँ पर ख़त्म होता है। द क्रिटिकल पॉइंट जो कि वाटर सिस्टम का क्रिटिकल पॉइंट होता है 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर का, और टेम्परेचर यहाँ पर 374 होता है। व्हेन द लिक्विड एंड वेपर आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर एंड देयर इज वन फेज और लेफ्ट ओनली। तो वहाँ पर बेसिकली इस प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर एक ही फेज मौजूद होता है, और वहाँ पर हम दो फेजेस के दरमियान कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। व्हेन द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर the corresponding temperature as indicated on the phase diagram is the boiling point of the water which is the 100 Kelvin degree centigrade। तो बेसिकली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो इसके कोरिस्पोंडिंग टेम्परेचर होगा वो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो अलोंग दिस लाइन इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है। या तो हम प्रेशर के ज़रिए टेम्परेचर को फाइंड कर सकते हैं या पूरे सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, या किसी एक खास टेम्परेचर के ऊपर पूरा सिस्टम डिफाइन हो सकता है अलोंग द लाइन ओ ए। द कर्व ओ बी द सब्लिमेशन कर्व ऑफ द आइस। तो यहाँ पर ये वाले कर्व हमारे पास सब्लिमेशन कर्व है कि जहाँ पर आइस या जो सॉलिड है वो डायरेक्ट लिक्विड में वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर हम इसको स्टडी भी कर सकते हैं। द टू फेजेज ऑफ द सॉलिड आइस एंड द वेपर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम अलोंग दिस कर्व। तो यहाँ पर सॉलिड आइस और जो वेपर है वाटर का उनके दरमियान इक्विलिब्रियम होता है। एट द लोअर लिमिट ओ बी टर्मिनेट्स एट द एब्सोल्यूट जीरो। तो ये जो टर्म है ये टर्मिनेट होगी एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर या -273.16 केल्विन के ऊपर।
वेयर नो वेपर एग्जिस्ट, क्योंकि वहाँ पर कोई वेपर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और वहाँ पर हमारे पास सॉलिड और जो वेपर की डिस्टिंक्शन है वो ख़त्म हो जाती है। तो वाटर सिस्टम आप यहाँ पर डिटेल में दोबारा से देख सकते हैं कि ये वाला इसका क्रिटिकल प्रेशर है, और क्रिटिकल प्रेशर के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर है। ये वाला हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेयर, वाटर का ट्रिपल पॉइंट यहाँ पर ओ है, ठीक है। और ये कर्व ख़त्म होता है यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास ओ ए का कर्व यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ओ सी का कर्व यहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है। वाटर सिस्टम में हम मज़ीद देखते हैं कि द कर्व ओ सी विच इज़ द फ्यूजन कर्व ऑफ आइस, ठीक है। हमारे पास ओ सी फ्यूजन कर्व ऑफ आइस है, हम इसको मेल्टिंग कर्व का नाम भी दे सकते हैं। इट डिपिक्ट्स द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग ऑफ आइस, कि हमारे पास जो किसी खास टेम्परेचर के ऊपर आइस मेल्ट होती है तो इसके ऊपर प्रेशर का क्या असर होता है, या किसी खास प्रेशर के ऊपर वो उसका क्या मेल्टिंग पॉइंट होगा। हम इन दोनों चीज़ों को इंटरचेंजेबली स्टडी कर सकते हैं। तो इसकी डिग्री अलोंग दिस लाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 1 है। इट मीन्स कि एक वेरिएबल प्रेशर या टेम्परेचर के साथ हम जो पूरी स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं अलोंग द लाइन ओ सी। हैंस आइस एंड वाटर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, तो उसका सॉलिड और जो लिक्विड फेज है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं अलोंग दिस लाइन। द फैक्ट दैट ओ सी स्लोप टू द लेफ्ट इंडिकेट दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेज द इंक्रीज इन प्रेशर। तो क्योंकि ये स्लोप हमारे पास लेफ्ट में जा रही है, इट मीन्स कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा थोड़ा सा, क्योंकि हमारा जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है। Since ice melts with a decrease in volume by the Le-Chatelier principle, the melting point is lowered by an increase in the pressure, ठीक है। तो प्रेशर के इंक्रीज के साथ वॉल्यूम लो होगा, ठीक है, तो उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी लो होगा। इट मे बी नोटेड दैट द 1 एटमॉस्फेयर लाइन्स मीट्स द फ्यूजन कर्व एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, विच इज़ द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस, जो कि आइस का आमतौर पर जो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है। अलोंग द कर्व ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ठीक है, देर आर 2 फेजेज इन द इक्विलिब्रियम एंड 1 कंपोनेंट। तो इन तीनों लाइंस में हमने देखा कि 2 फेजेज एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। वाटर या वेपर इक्विलिब्रियम में हो सकता है, हमारे पास वाटर या आइस इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, या आइस और वाटर वेपर जहाँ पे इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। देयरफॉर हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज़ एफ विल बी इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। यहाँ पर कंपोनेंट जो कि 1 है, हमारे पास फेजेस 2 हैं, ठीक है, और प्लस 2 विल बी इक्वल टू 1। इट मीन्स कि डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू 1, और हम एक वेरिएबल के साथ पूरे सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। Hence, each two-phase system, which can be water vapor system, represented by the line OA, ice or water system, या जो आइस और जो हमारे पास वाटर वेपर सिस्टम या सिंपल आइस और वाटर सिस्टम है, ठीक है, तो इनको हम शो कर सकते हैं एक वेरिएबल के साथ। तो अगर इसका एक वेरिएबल है तो ये सिस्टम हमारे पास मोनो वेरिएंट होगा। द ट्रिपल पॉइंट ओ, द कर्व ओ ए, ओ बी एंड ओ सी meets at the point O, where all the 3 phases liquid, water and ice are in equilibrium. ये हमारे पास जो ट्रिपल पॉइंट है वो 0.0076 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और वेपर प्रेशर 4.58 मिलीमीटर मरकरी के ऊपर होता है। तो यहाँ पर क्योंकि एक कंपोनेंट होता है और 3 फेज होते हैं तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू 0। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास ट्रिपल पॉइंट, ये इस टेम्परेचर के ऊपर होगा, ठीक है, और इस प्रेशर के ऊपर होगा, और हम इसको सिंपली ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का नाम देते हैं। और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होती है। इट मीन्स कि वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है वो हमेशा एक ही हुआ करेगा। अगर हम प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होकर किसी दूसरी जानब मुंतकिल हो सकता है। इट मीन्स कि या तो वो आइस और वाटर के कर्व की तरफ मुंतकिल हो जाएगा, या वो वाटर और वेपर के दरमियान कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, वो किसी तरह भी मुंतकिल हो सकता है, लेकिन ट्रिपल पॉइंट किसी भी सिस्टम का एक ही होता है हमेशा। दैट इज द सिस्टम एट द ट्रिपल पॉइंट इज नॉन वेरिएंट, कि उसको कोई डिग्री और फ्रीडम की ज़रूरत नहीं होती। थस इफ इधर प्रेशर और टेम्परेचर इज चेंज्ड
द थ्री फेज वुड नॉट एग्जिस्ट एंड वन ऑफ द फेज वुड डिसअपियर। तो दो में से जो एक फेज है वो उसी वक्त डिसअपियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एरिया से AOC, AOB और BOC की। The areas or regions between the curves show the condition of temperature and pressure under which a single phase ice, water or vapor is capable of stable existence। तो किसी खास टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो एक फेज है वो स्टेबल एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो इन एरिया से शो होता है। Thus we can say that area AOC represent the condition for the one phase system of the water, area AOB represent the condition for the one phase system water vapor, और जो एरिया BOC है वो आइस के सिस्टम को शो करेगा। इन ऑल द थ्री एरियाज देयर बिंग वन फेज एंड थ्री कंपोनेंट। अब इन तीनों में हमारे पास एरिया फेज वन होता है और कंपोनेंट भी वन है, तो हमारे पास जो फेज रूल की इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से चेंज होगी कि कंपोनेंट इज इक्वल टू वन, फेज इज इक्वल टू वन, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम विल आल्सो इक्वल टू 2। इट मीन्स कि दो वेरिएबल्स रिक्वायर हैं उस पूरे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। हमारे पास एक एरिया ये वाला है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर का फेज एग्जिस्ट करेगा, एरिया AOC। अंडर द कर्व हमारे पास एरिया AOB है, यहाँ पर सिर्फ वाटर वेपर का सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ये वाला एरिया हमारे पास COB का है, यहाँ पर सिर्फ आइस एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर ये फेज एग्जिस्ट करता है। तो इट मीन्स के सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें दोनों की दोनों चीज़ें रिक्वायर हैं, टेम्परेचर भी और प्रेशर की। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा टेम्परेचर दिस वन है, तो अगर हमने वाटर फेज़ को डिफाइन करना है, वेपर फेज़ को, तो हमें उसका प्रेशर की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस प्रेशर के ऊपर हम कहेंगे कि जो वाटर वेपर है वो यहाँ पर को एग्जिस्ट करेंगे, तो दोनों के साथ वो जो हमारा सिस्टम है वो कम्प्लीटली डिफाइन होगा। उसके लिए एक वेरिएबल काफ़ी नहीं होता। Thus, each water system, water vapor or ice has 2 degrees of freedom and the system is bivariant. The metastable system, supercooled water vapor system। तो हमारे पास एक मेटास्टेबल सिस्टम भी है जिसको हम सुपर कोल्ड वाटर या वेपर का सिस्टम कहते हैं। द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द वाटर AO कैन बी कंटिन्यू टू पास द ट्रिपल पॉइंट एज शोन बाय द डैश लाइन, ठीक है, OA। तो यहाँ पर इस लाइन में शो किया गया है कि जो OA की लाइन है वहाँ पर जो है वो कर्व है वो कंटिन्यू हो सकता है ट्रिपल पॉइंट से दूर। दैट इज वाटर कैन बी सुपर कोल्ड बाई केयरफुली एलिमिनेटिंग सॉलिड पार्टिकल। तो सॉलिड पार्टिकल को केयरफुली एलिमिनेट करने के साथ ही हम जो सॉलिड फेज है, ठीक है, उसको जो वाटर है उसको सुपर कूल कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू द सॉलिड पार्टिकल या आइस। द सुपर कोल्ड वाटर या वेपर सिस्टम इज मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है। मेटास्टेबल का मतलब है कि वो अनस्टेबल स्टेट होती है। It at once reverts to the stable system ice or water on the slightest disturbance or introducing a new crystal of water। तो ये सिस्टम क्योंकि मेटास्टेबल होता है, तो मेटास्टेबल होने की वजह से हम देखते हैं कि अगर उसमें कोई भी क्रिस्टल आइस का इंट्रोड्यूस करवा दें या अगर हम इसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करवा दें तो वो हमारा इक्विलिब्रियम उसी वक्त ख़राब हो जाएगा, और वो जो इक्विलिब्रियम है वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस और वाटर के इक्विलिब्रियम में। टू कंपोनेंट सिस्टम्स। व्हेन ए सिंगल फेज इज प्रेजेंट इन ए टू कंपोनेंट सिस्टम द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, और अगर उसमें फेज सिंगल है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। According to the Gibbs phase equation, f is equal to 2 minus 1 plus 2 which will be equal to 3। यहाँ पर 2 को रिस्पॉन्ड करता है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को और f को रिस्पॉन्ड करेगा नंबर ऑफ फेज को। तो p यहाँ पर एक 1 के इक्वल है और कंपोनेंट यहाँ पर 2 के इक्वल है, तो f will be equal to 3। इट मीन्स दैट कि हमें एक सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए 3 वेरिएबल्स रिक्वायर हैं और 3 वेरिएबल्स को डिफाइन करने के बाद हम जो सिस्टम है उसको कम्प्लीटली स्पेसिफाई कर सकते हैं। Thus, in such a system, in addition to pressure and temperature,
द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट्स हैज़ आल्सो टू बी गिवन। तो आमतौर पर हमने देखा कि वन कंपोनेंट सिस्टम में प्रेशर और टेम्परेचर सिर्फ रिक्वायर होते हैं, ठीक है, किसी सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए। और अगर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, इट मीन्स कि प्रेशर और टेम्परेचर के अलावा हमें एक और वेरिएबल को भी डिफाइन करना पड़ेगा, और वो होती है हमारे पास कंसंट्रेशन। तो सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए तीन जो वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, वो रिक्वायर होते हैं। फॉर ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज वेरिएबल्स, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस एट राइट एंगल टू ईच अदर वुड बी रिक्वायर्ड। तो हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो उनको जो है वो ड्रा करेंगे, और ये तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे के राइट एंगल पर होंगे। देयर फॉर द फेस डायग्राम ऑब्टेन वुड बी ए सॉलिड मॉडल। तो वो एक बेसिकली 3D मॉडल में होता है, क्योंकि वहाँ पर तीनों के तीनों जो है वो उनका एंगल 90 डिग्री का होगा। बट फॉर द सेक ऑफ हैविंग द सिंपल प्लेन डायग्राम, वी जनरली कंसिडर ओनली 2 वेरिएबल्स, द थर्ड वन बीइंग ए कांस्टेंट। तो हम 2 वेरिएबल्स को कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 2D प्लेन में वर्क करते हैं। तो सिंपल प्लेनर डायग्राम के लिए हम तीसरे वेरिएबल, जो कि यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर होगा, ठीक है, तो हम उसको ओबिकली कांस्टेंट रखते हैं और इसको इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर ए सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, अगर तो सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम होगा, द गैस फेज इज यूजुअली एब्सेंट, तो हम इसको कांस्टेंट रखते हैं। एंड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम इज़ वेरी स्मॉल। तो प्रेशर का इक्विलिब्रियम के ऊपर जो इफेक्ट है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि हमने जो गैस का उसको तो मुकम्मल तौर पर एक्सक्लूड कर दिया। Thus, when a two-component system consists of solid and liquid phase only, the effect of pressure may be disregarded. तो हम उसके प्रेशर को जो इफेक्ट है उसको डिसरिगार्ड कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर का वहाँ पर कुछ ज़्यादा अमल दखल नहीं होता। Then it is necessary to take into account the remaining variable, that is the temperature and the concentration. और अगर हम वेपर फेज को एक्सक्लूड करें, तो हम एक वेरिएबल जो प्रेशर है उसको भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो हम टेम्परेचर और कंसंट्रेशन दोनों के साथ प्ले करके 2 कंपोनेंट सिस्टम को डिफाइन भी कर सकते हैं। सच ए सॉलिड लिक्विड सिस्टम विद द गैस फेज एब्सेंट इज कॉल्ड ए कंडेंस्ड सिस्टम। और ऐसा सिस्टम जिसमें हमने गैस फेज को इग्नोर किया हुआ है, हम ऐसे सिस्टम को नाम देंगे कंडेंस्ड सिस्टम का। द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इन द कंडेंस्ड सिस्टम आर यूजुअली कैरिड आउट अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक 2 कंपोनेंट सिस्टम है, जिसमें y के ऊपर हमारे पास टेम्परेचर है और x के ऊपर हम रखेंगे कंपोजिशन को, और हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm, और प्रेशर को कांस्टेंट रखने के साथ हमारा जो फेज़ है गैस का फेज़, हमने उसको भी यहाँ पर इग्नोर किया हुआ है। तो हम यहाँ पर प्ले करते हैं 2 कंपोनेंट सिस्टम में इन द 2D डायग्राम ओनली विद द सॉलिड एंड द लिक्विड फेज़। सिंस द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन सच केस इज reduced बाई 1, तो क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम अब यहाँ पे एक कम हो चुकी है, वो मे राइट द रिड्यूस्ड फेज रूल। अभी वो जो रिड्यूस्ड फेज रूल है, दैट विल बी इक्वल टू एफ डैश इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल को कम कर दिया, वेर एफ डैश गिव्स द रिमेनिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। द reduced phase rule is more convenient to apply to solid liquid 2 component condensed system। तो अगर हमने सिंपल सॉलिड लिक्विड के सिस्टम को देखना हो, ठीक है, तो हम reduced phase rule को कंसिडर करते हैं, बजाय इसके कि हम जो ओरिजिनल फेज रूल है जिसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी और 3 फेजेज इन्वॉल्व होंगे। तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी reduced phase rule will be used. Since the only variable for the 2 component system are temperature and the composition, ठीक है, द फेज डायग्राम फॉर सच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेम्परेचर कंसंट्रेशन ग्राफ। तो हम इसको TC ग्राफ का नाम देंगे। सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम्स, द जनरल फॉर्म ऑफ द फेज डायग्राम ऑफ सच ए 2 कंपोनेंट कंडेंस्ड सिस्टम इज शोन इन द फिगर। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई 2 कंपोनेंट सिस्टम है, तो 2 कंपोनेंट सिस्टम में फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 फेज मौजूद हैं, 3 फेज सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर हम गैस के फेज़ को इग्नोर कर दें, तो हम जो प्रेशर का इफेक्ट है सॉलिड और लिक्विड के ऊपर बहुत ही कम होता है। तो हम एक वेरिएबल प्रेशर को भी इग्नोर कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, क्योंकि अगर हम 3 फेजेस को इन्वॉल्व करेंगे तो हमारी डायग्राम 3 डायमेंशनल में बनेगी,
और सिंपलिसिटी के लिए इस पेज पर बाहर करने के लिए और 2 डायमेंशन में इसको बाहर करने के लिए हम वेपर को इग्नोर करते हैं, वेपर फेज को। तो इसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 से कम होकर 2 पर आएगी। तो 2 पर आने के बाद हम पूरे सिस्टम को टेम्परेचर और कंपोजिशन के साथ डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें जो फेज़ इन्वॉल्व होंगे वो सॉलिड का फेज़ और लिक्विड का फेज़ होगा। हम ऐसे सिस्टम को जिसमें हमने वेपर फेज़ को इग्नोर किया हुआ है और प्रेशर को भी इग्नोर किया हुआ है और एक रिड्यूस्ड फेज़ रूल के इक्वेशन को यूज़ किया होता है, हम ऐसे सिस्टम को सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम का नाम देते हैं। हेयर द 2 कंपोनेंट्स ए एंड बी आर कम्प्लीटली मिसिबल इन द लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में ए और बी कम्प्लीटली मिसिबल होंगे। एंड दी सोल्यूशन ऑन कूलिंग यील्ड ओनली प्योर ए और प्योर बी हैव द सॉलिड फेज। तो अगर हम लिक्विड को अगर हम कूल करेंगे तो या तो हमें प्योर ए मिलेगा या तो हमें प्योर बी का सॉलिड फेज मिल सकता है। हमारे पास इस ग्राफ में कुछ कर्व मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व ए सी, ये हमारे पास ए सी का कर्व मौजूद है। इट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ द ए। तो ये हमारे पास जो बेसिक कंपोनेंट ए है उसके फ्रीजिंग पॉइंट को ज़ाहिर करेगा। द पॉइंट ए रिप्रेजेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द ए। द कर्व ए सी shows the freezing point of A falls by the addition of B to A। अगर हम इस प्योर कंपोनेंट A में B को शामिल करेंगे, इट मीन्स कि अब A और B मिक्स फॉर्म में मौजूद हैं। तो मिक्स फॉर्म में होने की वजह से A से C की तरफ जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है कंपोनेंट A का या हमारे मिक्सर का, वो कम होता है। ठीक है। Thus along this curve the solid A is in equilibrium with the liquid solution of B in A। तो हमारे पास सॉलिड A है, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में होता है सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी या सोल्यूशन ऑफ बी इन दी ए के। और यहाँ पर सिंपल हमने देखा कि इस फेज में या यहाँ पर इस रीजन में सॉलिड ए और सोल्यूशन बी ओवर ए का हमारे पास सोल्यूशन होता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों में इक्विलिब्रियम है। कर्व बी सी, इट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ द बी। यहाँ पर ये बी प्योर कंपोनेंट होगा और पॉइंट बी के जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट को शो करेगा। यहाँ पर ये टेम्परेचर इसके फ्रीजिंग पॉइंट है और बी की कंसंट्रेशन यहाँ पर 100% होगी। जैसे यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन 100% थी और इसके कोरिस्पॉन्डिंग इसका फ्रीजिंग पॉइंट था। और ये जो लाइन हमारे पास बी सी है ये फ्रीजिंग कर्व ऑफ द बी है। द कर्व बी सी एग्जिबिट्स द फॉल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बाय द एडिशन ऑफ ए टू बी। तो जब ए बी के अंदर शामिल होता है तो जो ए का फ्रीजिंग पॉइंट है या जो बी का फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता है और यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम होता है सॉलिड बी में और सोल्यूशन ऑफ ए इन द बी में बिलो दिस टेम्परेचर अलोंग दिस कर्व। तो इस कर्व के ऊपर मतलब इस कर्व के ऊपर जो पॉइंट मौजूद हैं, सॉलिड बी इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सोल्यूशन ऑफ ए इन बी। ठीक है, तो दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम मौजूद होगा। ठीक है। अप्लाइंग द रिड्यूस्ड फेज रूल। रिड्यूस्ड फेज रूल मतलब कि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन थी फेज रूल के एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। तो क्योंकि हमने प्रेशर को इग्नोर किया होता है, क्योंकि हमने वेपर फेज को इग्नोर किया है, तो अब यहाँ पर 2 की बजाय 1 आएगा। तो 1 आने की वजह से हम इस फेज रूल को नाम देंगे रिड्यूस फेज रूल का। तो इस रिड्यूस फेज रूल में अलोंग द कर्व ए सी एंड सी बी दैट इज द सॉलिड ए इन द सोल्यूशन एंड सॉलिड बी इन द सोल्यूशन वी हैव एफ विल बी इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1। कंपोनेंट हमारे पास 2 हैं और यहाँ पर फेजेस भी 2 ही इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो 1 आएगी। इट मीन्स कि अलोंग दीज लाइंस ए सी और बी सी हम सिर्फ एक वेरिएबल के साथ पूरे सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं और ये सिस्टम मोनोवेरिएंट होगा क्योंकि इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 है अलोंग दिस लाइन ए सी एंड बी। नाउ द यूटेक्टिक पॉइंट सी, द टू कर्व्स ए सी एंड बी सी मीट एट द पॉइंट सी। तो यहाँ पर दोनों कर्व इस पॉइंट सी के ऊपर एक दूसरे के साथ मीट करेंगे। जिस पॉइंट के ऊपर वो मीट करते हैं हम इसको नाम देते हैं यूटेक्टिक पॉइंट का। हेयर बोथ द सॉलिड ए एंड बी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन फेज ऑफ सॉल्यूशन ए एंड बी। तो यहाँ पर जो सॉलिड फेज है प्योर ए का और हम कह सकते हैं कि प्योर बी का, तो वो इक्विलिब्रियम में होता है सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी के। मतलब उन सभी के दरमियान एक इक्विलिब्रियम मौजूद होता है सॉलिड और लिक्विड के दरमियान।
चाहे वो सॉलिड का लिए सोल्यूशन है या वो लिक्विड का सोल्यूशन है या वो प्योर सोल्यूशन है, तो सभी के दरमियान एक इक्विलिब्रियम मौजूद है। बाई अप्लाइंग द रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन वी हैव एफ डैश इज इक्वल सी माइनस पी प्लस 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंपोनेंट तो दो ही इन्वॉल्व हैं, लेकिन यहाँ पर अब फेजेस तीन इन्वॉल्व हैं। एक फेज़ हमारे पास ये वाला, दूसरा फेज़ ये वाला, और तीसरा हमारे पास सोल्यूशन का फेज़। तो तीन फेज़ इन्वॉल्व होने की वजह से इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होगी। इट मीन्स द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट सी इज़ द नॉन वेरिएंट, मतलब इसको किसी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है कि इसको कम्प्लीटली डिफाइन करे। ये हमेशा एक ही पॉइंट होगा किसी खास सिस्टम के लिए, और हम इसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स बोथ द टेम्परेचर एंड कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम इज़ फिक्स्ड। तो अब यहाँ पर टेम्परेचर भी फिक्स है और कंपोजिशन भी फिक्स है कि वो खास टेम्परेचर और कंपोजिशन के ऊपर ही होगी। द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी एट द पॉइंट सी मेल्ट्स एट द लोएस्ट टेम्परेचर TE इंडिकेटेड ऑन द ग्राफ। तो ए और बी का जो मिक्सचर है उसका हम कह सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक लोएस्ट पॉइंट होता है, जो कि कोरिस्पॉन्ड करता है टेम्परेचर TE को, जो कि यूटैक्टिक टेम्परेचर भी होता है। द पॉइंट सी इज कॉल्ड द यूटैक्टिक पॉइंट विच इज़ फ्रॉम द ग्रीक वर्ड यूटैक्टस विच इज़ द ईजी मेल्टिंग। तो क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो होता है, तो लो होने की वजह से हम इसको यूटैक्टिक पॉइंट का नाम देते हैं कि वो इजीली मेल्ट हो सकता है कम एनर्जी के ऊपर। द कोरिस्पॉन्डिंग कंपोजिशन जो है वो होगी CE। यहाँ पर जो कोरिस्पॉन्डिंग कंपोजिशन CE है एंड द टेम्परेचर TE आर नोन एज द यूटैक्टिक कंपोजिशन एंड द यूटैक्टिक टेम्परेचर। तो ये वाला पॉइंट यूटैक्टिक पॉइंट, इसी के कोरिस्पॉन्डिंग यूटैक्टिक टेम्परेचर और ये यूटैक्टिक कंपोजिशन। द यूटैक्टिक मिक्सचर although it has a definite melting point is may not be regarded as a compound। तो हम इसको मेनली कंपाउंड नहीं कहते, क्योंकि कंपाउंड की डेफिनेशन में हमने देखा कि कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा एक होता है, लेकिन ये जो मिक्सचर का एक पॉइंट है, तो चाहे ये मिक्सचर का एक मेल्टिंग पॉइंट है लेकिन ये कंपाउंड नहीं है। इसकी वजह यह है द कंपोनेंट्स आर नॉट इन स्टाइकोमीट्रिक प्रोपोर्शन, कि उनके जो प्रोपोर्शन है वो स्टाइकोमीट्रिक नहीं होती। एंड ऑन एग्जामिनेशन अंडर ए माइक्रोस्कोप these reveal the existence of a separate crystals of the component। तो component के separate crystal मौजूद होते हैं। इट मीन्स कि उसकी डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मौजूद हैं, इस वजह से वो सिंगल कंपाउंड नहीं होता। फर्दर हम देखते हैं द एरिया अबाउट द कर्व AC एंड BC। AC और BC के ऊपर जो एरिया है, ठीक है, हेयर द टू कंपोनेंट्स A एंड B आर प्रेजेंट एज द लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, तो A और B उनका होता तो मिक्सचर है, लेकिन वो लिक्विड की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये वाला एरिया। एज अ होमोजेनियस सोल्यूशन ऑफ A एंड B कॉन्स्टिट्यूट वन फेज ओनली द सिस्टम इज बाई वेरियंट। तो अगर यहाँ पर फेज इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, और कंपोनेंट हमारे पास दो हैं, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 2 होगी। इट मीन्स कि इस सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए इस रीजन में हमें दो वेरिएबल्स की ज़रूरत है, और वो दोनों वेरिएबल्स टेम्परेचर और कंपोजिशन के होंगे, कि हमें एक टेम्परेचर के साथ कंपोजिशन की भी ज़रूरत है इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। देयरफॉर टू डिफाइन द सिस्टम एट एनी पॉइंट इन दिस एरिया बोथ टेम्परेचर एंड कंपोजिशन हैव टू बी स्पेसिफाइड। सिर्फ एक वेरिएबल से काम नहीं चलेगा, बल्कि दोनों के दोनों वेरिएबल्स हमें प्रोवाइड करना पड़ेंगे। इफेक्ट ऑफ कूलिंग ऑन द सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम व्हेन AB सॉल्यूशन एट एनी पॉइंट इन द एरिया अबव ACB। ठीक है, यहाँ पर इज कोल्ड, जब हम इसको कूल करेंगे, द कूलिंग डैश लाइन मीट्स द कर्व AC। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, अगर हम इसको कूल करेंगे तो इसके टेम्परेचर हम कम करेंगे तो वो मीट करेगी लाइन AC के ऊपर, सेज एट Y, कि वो Y के ऊपर वो मीट करती है। फॉर एग्जाम्पल हेयर द सॉलिड इज सेपरेट्स एंड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट डाउन अलोंग द कर्व AC। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम कायम होता है और सॉलिड फेज यहाँ पर सेपरेट होगा। ठीक है, और जो इक्विलिब्रियम है वो लाइन AC के पर मौजूद होता है और इसी के साथ डिक्रीज होगा। द चेंज ऑफ कंपोजिशन एंड टेम्परेचर कंटिन्यूज टिल द यूटैक्टिक पॉइंट C इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड B आल्सो आर सेपरेट्स। तो यहाँ पर एक जो हमारे पास अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएँ तो हमारे पास ये जो लाइन है वो नीचे की तरफ जाती जाएगी, और C के ऊपर जो हमारा कंपोनेंट B है वो भी सेपरेट होना शुरू हो जाता है। थस इन द एरिया बिलो AC, ठीक है, यहाँ पर एरिया बिलो AC, ये वाला एरिया,
एंड अबव द टी लाइन, और इस टी लाइन के ऊपर देर एग्जिस्ट टू फेजेस, ठीक है, सॉलिड ए एंड सोल्यूशन ए एंड बी। तो यहाँ पर सोल्यूशन ए एंड बी बेसिकली ये वाला, और सॉलिड ए, इन दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम कायम होता है। तो क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, तो रिड्यूस्ड गिब्स फेज रूल के इक्वेशन के मुताबिक वहाँ पर जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 2 होगी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होने की वजह से वो सिस्टम बाइवेरिएंट होगा इन दिस रीजन। सिमिलरली द कूलिंग द सोल्यूशन ऑफ बी ए ऑन दी अदर साइड ऑफ द यूटेक्टिक पॉइंट, तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट के ऊपर अगर हम इसको कूल करेंगे, ठीक है, तो कर्व बी सी के ऊपर रीच करने के बाद बी सी विल यील्ड बी एंड सोल्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पर ये बी में सॉलिड बी और सोल्यूशन ए इंटू बी में कन्वर्ट हो जाएगा। Thus the area below BC up to the TE line would represent solid B and solution। तो ये solid B और solution का सिस्टम होगा, और इसमें दो फेजेस इन्वॉल्व हैं। If the solution just above the eutectic point is cooled, अगर जो सोल्यूशन है बिल्कुल जो यूटेक्टिक पॉइंट के ऊपर है उसको कूल करें, ए सॉलिड मिक्सचर ऑफ द यूटेक्टिक कंपोजिशन CE विल बी obtained स्ट्रेट वे। तो अगर हम यहाँ पर इसको कूल करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो इस CE कंसनट्रेशन का होगा, जो कि यूटेक्टिक कंसनट्रेशन है। सिंस बिलो TE लाइन, ठीक है, इस TE लाइन के बिलो नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट, यहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट नहीं होता। द एंटायर एरिया बिलो दिस लाइन वुड रिप्रेजेंट द सिस्टम सॉलिड ए एंड द सॉलिड बी। तो वो बेसिकली सॉलिड ए और सॉलिड बी का मिक्सचर होगा, यहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट नहीं होता। द सिल्वर लेड सिस्टम, दिस सिस्टम हैज़ 2 कंपोनेंट्स एंड 4 फेसेस। तो ये वाला हमारा 2 कंपोनेंट का सिस्टम है, एक कंपोनेंट सिल्वर का है और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास लेड का होगा। अब इसमें या इस मिक्सचर में 2 फेजेस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सॉलिड सिल्वर का फेज है, देन हमारे पास प्योर सॉलिड लेड का फेज मौजूद होगा। उसके बाद सोल्यूशन ऑफ मोल्टन सिल्वर एंड लेड, मतलब कि लिक्विड का सोल्यूशन होगा। then there will be a vapor phase. The boiling point of silver and lead being considerably high, the vapor phase is practically absent। तो vapor phase practically absent होता है, तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इग्नोर करने के बाद हमारे पास जो 2 डायमेंशन में एक डायग्राम आएगी वो ये वाली आएगी, क्योंकि अगर हम वेपर फेज को इन्वॉल्व करेंगे तो हमारी जो डायग्राम है वो 3 डायमेंशन में आएगी। तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम वेपर फेज को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर राइट एंगल पे होगी इन दोनों के। तो इग्नोर करने के बाद हमारे पास 2 डायमेंशन में एक फेज़ है या ये डायग्राम है, और वेपर फेज़ को इग्नोर करने के बाद हमारे पास होता ये है कि प्रेशर के उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, और हम प्रेशर को वेरिएबल को भी इग्नोर कर देते हैं। इट मीन्स कि प्रेशर अब वहाँ पर यूज़ नहीं होगा, और हमारे पास जो गिब्स फेज रूल की इक्वेशन है F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। तो अब क्योंकि हमने एक वेरिएबल को कम किया है, तो अब यहाँ पर 2 की बजाय हम 1 यूज़ करेंगे इस इक्वेशन में, और हम इसको नाम देंगे रिड्यूस्ड फेज रूल की इक्वेशन का। थस द सिल्वर लेड सिस्टम इज ए कंडेंस सिस्टम विथ 3 फेजेस। तो हम एक फेज को डिक्रीज करके उसको कंडेंस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, और हम इसको यूटेक्टिक सिस्टम का नाम भी देते हैं। इन सच केस प्रेशर कैन हैव नो इफेक्ट ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो प्रेशर के इसके ऊपर कोई सिस्टम नहीं होता, क्योंकि हमारा वेपर प्रेशर बहुत हाई होता है, या सॉरी जो हमारा वेपर फेज का टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि हमने देखा कि जो 961 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा सॉलिड फेज ही वहाँ पर मौजूद होता है। देयरफॉर वी नीड कंसिडर ओनली द 2 रिमेनिंग वेरिएबल नेमली द टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। तो हम जो 2 रिमेनिंग वेरिएबल है सिर्फ उनको कंसिडर करेंगे, और हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो TC का ग्राफ बनेगा, टेम्परेचर और कंपोजिशन का, ठीक है। तो ये जो TC की डायग्राम है सिल्वर लेड सिस्टम की, वो हमने यहाँ पर शो करवाई हुई है। अब हम इस डायग्राम के जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनको स्टडी करेंगे और इसको मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास यहाँ पर 2 कर्व्स हैं, नेमली AC एंड द BC, जो इस येलो लाइन के फॉर्म में यहाँ पर मौजूद हैं, AC और BC में। और इसके बाद हमारे पास एक यूटेक्टिक पॉइंट है C के नाम से, और हमारे पास 3 एरियाज मौजूद हैं, ठीक है।
हमारे पास एरिया बाबत ए सी बी है, ये वाला फर्स्ट एरिया। उसके बाद सेकंड एरिया है बिलो ए सी, ये वाला। और इसके बाद एक और एरिया है बिलो बी सी, ये वाला जो एरिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 एरियाज मौजूद होते हैं। हम ये जो एरिया है हम इसमें ये भी शामिल कर सकते हैं जिसमें प्योर सॉलिड होता है, लेकिन वो क्योंकि उसमें प्योर जो हमारे पास सॉलिड होता है बाज़ दफ़ा हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये मेन 3 एरियाज हमारे पास मौजूद होते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द कर्व ए सी। इट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ द सिल्वर। तो जो लाइन ए सी है वो फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है सिल्वर का। ए रिप्रेजेंट्स द फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सिल्वर, ठीक है। तो सॉलिड सिल्वर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ये वाला होगा 961 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी कंपोजिशन है वो 100% है, ये मीन कि वो प्योर है 961 डिग्री सेंटीग्रेड। द कर्व ए सी शोज दैट द एडिशन ऑफ द लेड लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट अलोंग इट। तो अगर हम लेड को इसके अंदर शामिल करेंगे इट मीन्स कि वो एक मिक्सचर बनेगा, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अब लो होना शुरू हो गया अलोंग दिस कर्व ए सी। तो ए सी जो है वो एक इक्विलिब्रियम को भी शो करती है between the solid silver and the solution of the silver in the lead. The phases in the equilibrium along AC are the solid silver and the solution of the silver and the lead. तो बेसिकली इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, सॉलिड सिल्वर के या सॉलिड फेज के दरमियान और लिक्विड सोल्यूशन के फेज के दरमियान। अप्लाइंग द रिड्यूस्ड गिब्स फेज रूल इक्वेशन। रिड्यूस मीन कि जिसमें हमने एक वेरिएबल को कम कर दिया है। द रिड्यूस्ड गिब्स फेज रूल की इक्वेशन है एफ डैश इज इक्वल सी माइनस पी प्लस 1। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंपोनेंट्स हमारे पास 2 हैं और हमारे पास से फेजेस भी 2 हैं, एक सॉलिड सिल्वर का और दूसरा सोल्यूशन ऑफ सिल्वर का। तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो होगी 1। इट मीन्स कि ये वाला सिस्टम हमारे पास मोनोवेरिएंट सिस्टम है कि इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए अलोंग दिस लाइन ए सी सिर्फ एक ही वेरिएबल रिक्वायर है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेम्परेचर को कहें कि इस टेम्परेचर के ऊपर हम देखें कि इस लाइन के ऊपर क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो वो सिर्फ उसकी एक ही वैल्यू हो सकती है। इट मीन्स कि एक वेरिएबल ही रिक्वायर है उसको। बिल्कुल इसी तरह जो कर्व बी सी है ये हमारे पास फ्रीजिंग कर्व ऑफ द लेड होगा, ठीक है। और जो पॉइंट बी है वो लेड के बॉइलिंग पॉइंट को शो करेगी जो कि 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एंड द कर्व बी सी शोज दैट द मेल्टिंग पॉइंट इज लोड बाय द एडिशन ऑफ सिल्वर। तो बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पर लेड के एडिशन से सिल्वर का बॉइलिंग पॉइंट लो हुआ था, तो इस लाइन में हमने देखा कि सिल्वर के एडिशन से लेड का बॉइलिंग पॉइंट लो होना शुरू होता है। द फेज इन द इक्विलिब्रियम अलोंग बी सी आर सॉलिड लेड एंड द सोल्यूशन। तो जैसे यहाँ पर सॉलिड सिल्वर और सोल्यूशन का इक्विलिब्रियम था, यहाँ पर सॉलिड हमारे पास जो है लेड और जो लिक्विड सोल्यूशन है उसके दरमियान एक इक्विलिब्रियम मौजूद होता है। तो ये सिस्टम हमारे पास मोनोवेरिएंट होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे ये वाला सिस्टम हमारे पास मोनोवेरिएंट था। नाउ द यूटेक्टिक पॉइंट सी। द कर्व ए सी एंड बी सी इंटरसेक्ट एंड पॉइंट सी। तो दोनों कर्व जो हैं वो डिक्रीज होते हैं, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वो एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होते हैं जिसको हम सी का नाम देते हैं, और हम इसी सी को कहते हैं कि यूटेक्टिक पॉइंट है विच इज़ द मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड्स। तो मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से हम इसको यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं। हेयर 3 फेजेस सॉलिड सॉलिड सिल्वर सॉलिड लेड एंड द सॉल्यूशन आर इन इक्विलिब्रियम। तो तीनों के तीनों फेज यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम में मौजूद होंगे। तो अगर यहाँ पर 3 फेजेस मौजूद हैं तो हमारे पास P विल बी इक्वल टू 3, कंपोनेंट यहाँ पर 2 हैं और हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी। तो जैसे कि हमने देखा कि जितने भी यूटेक्टिक पॉइंट्स हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 0 होती है। इट मीन्स कि वो जो सिस्टम है वो नॉन वेरिएंट है और इसको कोई वेरिएबल रिक्वायर नहीं होता डिफाइन करने के लिए, बल्कि वो पहले से ही डिफाइन होता है। इट मीन्स कि सिल्वर और लेड के सिस्टम के लिए जो यूटेक्टिक पॉइंट है वो हमेशा 303 ही होगा, ये इससे चेंज नहीं हो सकता और ये सिस्टम नॉन वेरिएंट है। बोथ द वेरिएबल्स टेम्परेचर एंड कंपोजिशन आर ऑलरेडी फिक्स। तो अगर वो फिक्स है तो वहाँ पर कोई वेरिएबल बचा ही नहीं है। इफ़ वी रेज द टेम्परेचर अबव द यूटेक्टिक टेम्परेचर द सॉलिड फेज डिसअपीयर एंड तो अगर हम इससे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमने देखा कि अब वो लिक्विड फेज में चला गया है, अब वो सॉलिड फेज वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है क्योंकि वो मेल्ट हो चुका है पूरा। और अगर हम इसको कूल करेंगे
तो लिक्विड फेज डिसअपीयर होगा और हमारे पास एक प्योर सॉलिड फेज वजूद में आएगा, जहाँ पर सिल्वर और लेड की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट होती है, ठीक है, और वहाँ पर कोई लिक्विड मौजूद नहीं होता। नाउ द एरिया अबव ए बी सी, दिस रीजन रिप्रेजेंट द सिंगल फेज सिस्टम। तो ये वाला एक सिंगल फेज का रीजन है जो कि लिक्विड का फेज है। इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ मोल्टन सोडियम, मोल्टन सिल्वर एंड द मोल्टन लेड। तो दोनों लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं। अगर हम रिड्यूस्ड फेज की क्वेश्चन को यहाँ पर अप्लाई करें तो एफ डैश विल बी इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन। तो यहाँ पर फेज क्योंकि एक ही मौजूद है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगी 2। इट मीन्स कि इस रीजन में हमें 2 वेरिएबल्स रिक्वायर हैं पूरे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। वो 2 वेरिएबल कौन से हैं, एक टेम्परेचर का और एक कंपोजिशन का। फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं कि हमारा लिक्विड जो है वो प्रेजेंट है इस टेम्परेचर के ऊपर, तो हम कहेंगे कि अगर वो लिक्विड है तो उसकी कंपोजिशन भी कोई ना कोई होगी, ठीक है, तो वो डिफरेंट कंपोजिशन के ऊपर यहाँ पर मौजूद हो सकता है। तो दोनों वेरिएबल के साथ हम उस सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करेंगे। थर्ड द सिस्टम इज द बाईवेरिएंट। बाईवेरिएंट का मतलब कि इसको 2 वेरिएबल रिक्वायर हैं और वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। द एरिया बिलो ए सी रिप्रेजेंट्स द फेज ए जी प्लस सोल्यूशन। तो ये वाला जो एरिया है इसमें 2 फेज है, सॉलिड सिल्वर का और इसके सोल्यूशन का। एंड द एरिया बिलो बी सी विल बी द बी लेड प्लस सोल्यूशन। तो यहाँ पर भी 2 फेज मौजूद हैं। द एरिया बिलो द टेम्परेचर 303, तो इस 303 टेम्परेचर के बिलो इट रिप्रेजेंट द सॉलिड सिल्वर एंड द सॉलिड लेड सिस्टम। ऑल दीज एरियाज हैव 2 फेज एंड 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर जो फेज हैं वो 2 होंगे, क्योंकि हम फेज को डिफाइन करते हैं कि जो जिसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हों। तो क्योंकि यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पर फेज भी 2 ही होंगे। और अगर फेज 2 हैं तो रिड्यूस्ड फेज की इक्वेशन की वजह से हमने देखा कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी और वो सिस्टम मोनोवेरिएंट होगा। इट मीन्स कि हम सिर्फ एक वेरिएबल से इस सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। द जिंक कैडमियम सिस्टम। जिंक कैडमियम सिस्टम हमारे पास एक और एग्जांपल है यूटैक्टिक सिस्टम की। यूटैक्टिक सिस्टम हमारे पास एक ऐसा होता है जिसमें हम 2 फेज सॉलिड और लिक्विड को कंसिडर करते हैं, लेकिन हम जो गैस या वेपर का फेज है उसको इग्नोर कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि पहली बात कि वेपर का फेज बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर होता है और जब हम नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर डील करते हैं तो वहाँ पर जो वेपर का फेज है वो इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरी वजह यह है कि अगर हम वेपर का फेज इन्वॉल्व करेंगे तो हमारे लिक्विड, सॉलिड और जो गैस का फेज है वो तीनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल के ऊपर मौजूद होंगे। इट मीन्स कि हमें एक 3 डायमेंशनल स्पेस में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम जो इसका तीसरा एंगल है या जो थर्ड डायमेंशन है जो कि वेपर की डायमेंशन है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो उसको इग्नोर करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वेपर होता तो वो यहाँ पर 90 के एंगल पर होता, ठीक है, ये तो मैंने 2 डायमेंशन में बनाया, लेकिन वो अवे फ्रॉम द सर्फेस या इनवर्ड द सर्फेस होता। तो 3 डायमेंशन में सिस्टम को स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और वैसे भी जो सॉलिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट 419 है और ये 321 है। इट मीन्स कि इस टेम्परेचर के बाद वो लिक्विड में जा रहा है, तो लिक्विड के बाद वो वेपर में जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर वेपर जो फेज है वो इन्वॉल्व होता है। तो इस वजह से हम इसको इग्नोर कर देते हैं और हमारे पास जो सिंपल सिस्टम आएगा वो यूटैक्टिक सिस्टम आएगा जो कि कंसिस्ट करता है लिक्विड और सॉलिड के ऊपर। द फेज डायग्राम इज शोन विच इज सिमिलर टू द वन फॉर द सिल्वर लेड सिस्टम। तो सिल्वर और लेड के सिस्टम में भी हमने यूटैक्टिक सिस्टम को स्टडी किया और उसके डायग्राम भी कुछ इसी तरह से मौजूद थी। अब हम इस ग्राफ को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कर्व ए ओ, ठीक है, ये हमारे पास कर्व ए ओ है। ए रिप्रेजेंट्स द फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द जिंक। तो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट ये वाला है क्योंकि यहाँ पर जिंक की जो कंसनट्रेशन है वो 100% है, 419 डिग्री सेंटीग्रेड। The curve AO shows that the melting point of zinc is lowered by the addition of cadmium। तो जब हम कैडमियम को इसके अंदर मिक्स करते हैं तो जो मिक्सचर है या जो कैडमियम हमारे पास जिंक है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इससे अलोंग द लाइन लो होता जाता है। द फेज इन इक्विलिब्रियम अलोंग द AO आर द सॉलिड जिंक
एंड द लिक्विड सोल्यूशन ऑफ जिंक एंड कैडमियम। तो हमारे पास एक लिक्विड का सोल्यूशन है और ये एक सॉलिड जिंक का फेज़ होगा। तो इन दोनों के दरमियान में एक इक्विलिब्रियम मौजूद होता है इस लाइन के ऊपर, ठीक है। और ये लाइन डिवाइड करती है सॉलिड और लिक्विड को। अप्लाइंग द रिड्यूस्ड फेज इक्वेशन, हमारे पास एक फेज रूल इक्वेशन होती है जो कि बेसिकली F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2 है। अब क्योंकि हमने फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी वेपर फेज को यहाँ पर इग्नोर किया है, अगर वेपर फेज इन्वॉल्व नहीं होता तो लिक्विड और सॉलिड के ऊपर जो हमारा प्रेशर है उसका जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत कम होता है। इट मीन्स कि वो नेग्लिजिबल होता है प्रेशर। अगर प्रेशर नेग्लिजिबल है तो प्रेशर एक वेरिएबल होता है हमारे एक सिस्टम में। तो इट मीन्स कि अगर हम वेपर को इग्नोर करेंगे तो हमें प्रेशर को भी इग्नोर करना पड़ेगा, या हम कर सकते हैं। तो अगर हम एक वेपर को जो वेरिएबल है उसको इग्नोर करते हैं, प्रेशर का वेरिएबल, तो हम इस 2 की बजाय यहाँ पर लिखेंगे 1। तो जब 2 की बजाय यहाँ पर 1 आया तो हम इक्वेशन आएगी F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास रिड्यूस्ड फेज इक्वेशन है जिसको हम F डैश से शो करते हैं। सो F विल बी इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1। हमारे पास कंपोनेंट्स दो हैं, एक कंपोनेंट जिंक का और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास कैडमियम का। फेजेज अलोंग दिस लाइन हमारे पास दो हैं, जो कि एक सॉलिड का फेस है और एक लिक्विड का फेस है, और प्लस 1। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी 1। इट मीन्स कि हमारा सिस्टम अलोंग दिस लाइन इज़ ए मोनोवेरिएंट। इट मीन्स कि उसका सिर्फ एक वेरिएबल रिक्वायर है मुकम्मल तौर पर सिस्टम को रिक्वायर डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें कि इस टेम्परेचर के ऊपर हमारा इक्विलिब्रियम क्या है, तो वो सिंपल हम इस लाइन को टच करेंगे और इसके रिलेटेड हमारा जो कंपोजिशन है वो खुद ब खुद फिक्स हो जाएगी। या अगर हम इस कंपोजिशन के ऊपर देखना चाहें तो वो जो उसका टेम्परेचर है वो फिक्स हो जाएगा। तो बेसिकली हम एक वेरिएबल के साथ उसको कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। द कर्व BO रिप्रेजेंट्स द फ्रीजिंग कर्व ऑफ द कैडमियम, ठीक है। द पॉइंट B रिप्रेजेंट्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कैडमियम। तो ये वाला हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर कैडमियम है, ठीक है। तो अलोंग दिस लाइन BO वी हैव दिस इक्विलिब्रियम लाइन, और यहाँ पर ये शो होता है कि जैसे जैसे यहाँ पर कंपोजिशन चेंज होगी तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो डिक्रीज हो रहा है विद द एडिशन ऑफ सम जिंक। अलोंग दिस कर्व दिस सॉलिड कैडमियम इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सोल्यूशन ऑफ जिंक एंड कैडमियम। तो जैसे यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड के दरमियान एक इक्विलिब्रियम कायम था, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर कैडमियम और लिक्विड के दरमियान एक इक्विलिब्रियम कायम होता है। तो दोबारा हम यहाँ पर रिड्यूस्ड फेज इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू 1, जस्ट लाइक फॉर दिस रीजन और फॉर दिस लाइन। तो हमने देखा कि द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 1 एंड द इक्विलिब्रियम इज़ द मोनोवेरिएंट। इट मीन्स कि हम एक वेरिएबल के साथ जो इस लाइन के ऊपर जो भी वैल्यूज़ हैं BO लाइन के ऊपर उसको कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। नाउ द यूटेक्टिक पॉइंट O, दोनों कर्व AO और BO दोनों इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O के ऊपर, और हम इस पॉइंट O को नाम देते हैं यूटेक्टिक पॉइंट का। यूटेक्टिक मीन कि जो एज ऑफ मेल्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे कम होता है। हेयर द सॉलिड जिंक, सॉलिड कैडमियम एंड सोल्यूशन आर इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर अब 3 फेजेस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हैं, दोनों सॉलिड, लिक्विड और जिंक और कैडमियम के, और जिनका सोल्यूशन लिक्विड की फॉर्म में मौजूद है वो तीनों की तीनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हैं। देयरफॉर द नंबर ऑफ फेजेस आर 3। जब नंबर ऑफ फेजेस 3 होंगे तो जब हम रिड्यूस्ड फेज इक्वेशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो F विल बी इक्वल टू C माइनस पी प्लस 1। तो कंपोनेंट हमारे पास 2, फेजेस हमारे पास 3, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 1। इट मीन्स कि ये हमारा सिस्टम नॉन वेरिएंट है। नॉन वेरिएंट मतलब कि इसको कोई वेरिएबल रिक्वायर नहीं है इसको कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए। ये हमेशा किसी खास सिस्टम के लिए फिक्स होगा और हम अपनी मर्जी से कोई वेरिएबल चेंज करके यूटेक्टिक पॉइंट को चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स के जिंक और कैडमियम के सिस्टम में इसका जो यूटेक्टिक पॉइंट है वो हमेशा 270 डिग्री पर ही होगा।
Thus the point O is called the eutectic point. Both the temperature and composition are fixed. The system has no degree of freedom. The eutectic temperature is 270 degrees centigrade. The eutectic composition is 83% cadmium and 17% जिंक. तो ये वाले इसकी कंपोजिशन और टेम्परेचर दोनों के दोनों फिक्स होंगे. Now the area above AO. In this area, both the components zinc and cadmium are present as a liquid solution of varying composition. तो यहाँ पर वो liquid solution के फॉर्म में मौजूद होते हैं दोनों जिंक और कैडमियम के, और ये हमारे पास लिक्विड का रीजन है. द सोल्यूशन ऑफ द टू मेटल्स बीइंग होमोजीनियस कॉन्स्टिट्यूट वन फेज ओनली. तो क्योंकि जो दोनों फेज वो होमोजीनियस फॉर्म में मौजूद हैं, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फेज, अगर तो वो होमोजीनियस है और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो तो वो एक फेज ही होगा. तो यहाँ पर वो वन फेज के फॉर्म में मौजूद होते हैं. थस द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अबव AO इज विल बी इक्वल टू बाई वेरियंट, क्योंकि इसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है विल बी इक्वल टू 2. कॉम्पोनेंट हमारे पास 2 हैं, फेज हमारे पास 1 होगा. तो सिंपल इक्वेशन को सोल्व करने से डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएगी. इट मीन्स कि हमें 2 वेरिएबल्स रिक्वायर हैं सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए. द एरिया अबव BO, तो इस BO के अबव एरिया जो है, यहाँ पर जिंक और कैडमियम एग्जिस्ट एज लिक्विड सोल्यूशन. तो अब दोबारा यहाँ पर जो दोनों के दोनों हमारे पास सॉलिड हैं वो लिक्विड के फॉर्म में मौजूद होते हैं. द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन इज इंडिकेटेड ऑन द कंपोजिशन एक्सिस. तो अगर हमने सिंपल इसकी कंपोजिशन को फाइंड करना हो तो वो हम एक्स एक्सिस से फाइंड कर सकते हैं. द लिक्विड सोल्यूशन रिगार्डलेस ऑफ इट्स कंपोजिशन रिप्रेजेंट वन फेज ओनली. तो जैसे यहाँ पर एरिया अबव द AO, जो ये वाला एरिया है वो एक फेज को शो करता है, तो ये वाला एरिया भी वन फेज को शो ही करेगा. और हमारा ये वाला एरिया भी बाई वेरिएंट ही होगा, क्योंकि इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू 2, जस्ट लाइक दैट दिस रीजन. Now the effect of cooling. If the solution in the area above the AO is cooled, zinc separate as the curve itself is reached. तो अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई ये वाला पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट का टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो वो इस लाइन के साथ टच होगी, AO लाइन के साथ. ठीक है, तो हमने देखा कि जिंक यहाँ पर सॉलिड के फॉर्म में मौजूद होगी, तो जिंक एज ए सॉलिड यहाँ पर सेपरेट होना शुरू हो जाती है. दिस कंटिन्यूज टिल द पॉइंट O. तो अगर हम दोबारा से इसका टेम्परेचर इसी पॉइंट के ऊपर रिड्यूस करना शुरू कर दें तो वो अलोंग दिस लाइन डिक्रीज होगी. ठीक है, और वो इस यूटैक्टिक पॉइंट तक जो हमारे पास जिंक है वो सेपरेट होती जाएगी. सिमिलरली द सोल्यूशन अबव BO ऑन कूलिंग अलाउज द सेपरेशन ऑफ कैडमियम. तो अगर हम इस पॉइंट के ऊपर इसको कूल करेंगे तो वो इस टच होने के बाद इस लाइन के साथ फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज करने के साथ वो जो कैडमियम है वो यहाँ से सेपरेट आउट होती जाएगी बाय क्रिस्टलाइजेशन और बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द सॉलिड. तो वो सॉलिड की फॉर्म में यहाँ से कन्वर्ट होती जाएगी अनटिल द पॉइंट O. ठीक है, जब तक इसका टेम्परेचर 270 डिग्री नहीं हो जाता. ठीक है, और इसकी कंपोजिशन ये वाली अचीव होगी जो कि यूटैक्टिक कंपोजिशन है. एज क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम, द एरिया बिलो द कर्व AO रिप्रेजेंट जिंक एंड सोल्यूशन. तो ये हमारे पास जिंक और सोल्यूशन का 2 फेज है. और एरिया बिलो BO शोज कैडमियम एंड सोल्यूशन. तो ये हमारे पास 2 फेज हैं, कैडमियम और लिक्विड का सोल्यूशन. द एरिया बिलो द यूटैक्टिक टेम्परेचर रिप्रेजेंट द सॉलिड जिंक एंड सॉलिड कैडमियम. तो यहाँ से जो ये वाला एरिया है बिलो 273 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो द यूटैक्टिक पॉइंट, ये हमारे पास सॉलिड का रीजन है जिसमें सॉलिड जिंक और सॉलिड कैडमियम के फेजेस मौजूद होते हैं. तो यहाँ पर कोई लिक्विड मौजूद नहीं होता, क्योंकि ये उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो होता है और वो उसके यूटैक्टिक पॉइंट से बिलो होता है. पोटाशियम आयोडाइड एंड वाटर सिस्टम. तो अब हम ऐसे सिस्टम को स्टडी करेंगे जिसमें पोटाशियम आयोडाइड और वाटर एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, और हम देखेंगे कि टेम्परेचर और कंपोजिशन की वेरिएशन के साथ उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं. हम देखते हैं कि इन द सिस्टम ऑफ पोटाशियम आयोडाइड एंड वाटर देर आर 4 फेजेस. नंबर 1 इज द सॉलिड पोटाशियम आयोडाइड, जो कि प्योर सॉलिड का फेज होगा. उसके बाद सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इन वाटर का फेज होगा.
देन देर विल बी आइस विच विल बी द सॉलिड वाटर, और हमारे पास एक फेज़ होगा वेपर का। तो बेसिकली ये वाले हमारे पास 4 फेजेस मौजूद होते हैं। Only two chemical constituent, potassium iodide and water, being necessary to depict the composition of all the 4 phases. It is a two-component system. तो according to the definition of component, जितने least number of constituent required होते हैं सिस्टम को completely define करने के लिए, वही इसके number of component के बराबर होगा। तो बेसिकली ये टू component system और 4 phase का system होता है। Since the condition for the coexistence of the various phases are studied at the atmospheric pressure, the vapor phase is ignored. तो हम करते क्या है कि फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि हमारा एक वेरिएबल होता है इस सिस्टम में, हम उसको फिक्स कर देते हैं 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर। अगर हम उस प्रेशर को फिक्स करते हैं इट मीन्स कि अब वो वेरिएबल नहीं रहा बल्कि वो फिक्स हो चुका है। तो क्योंकि हमारा एक वेरिएबल कम हो चुका है तो हम इस नए सिस्टम को नाम देंगे कंडेंस्ड सिस्टम का। हम इस सिस्टम को यूटैक्टिक सिस्टम का नाम भी देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यूटैक्टिक सिस्टम भी होता है। तो बेसिकली हम करते क्या है कि हम वेपर फेज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो वेपर फेज़ को इग्नोर करने की एक वजह ये है कि अगर तो हमारे पास एक दो फेज़ हों तो वो एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पर होते हैं, जैसे कि वो 90 के एंगलों के ऊपर है। अगर हमारे पास थर्ड फेस होता तो वो इन दोनों के 90 के एंगल पर ऊपर होता। फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों एक्स और वाई के ऊपर हैं तो वो जेड के एंगल के ऊपर होता और वो 3 डायमेंशन में हमारी स्पेस बन जाती और हम 3 डायमेंशन को इस खास पेज के ऊपर शो नहीं कर सकते। तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम वेपर को एक्सक्लूड कर देते हैं ताकि हमारा जो डायग्राम है वो 2 डायमेंशन में शो हो सके, और हम ऐसे डायग्राम को यूटैक्टिक डायग्राम भी कहते हैं। अब क्योंकि हमारा वेपर फेज इग्नोर हो चुका है तो अब यहाँ पर 3 फेजेस मौजूद होंगे, ठीक है, ये वाले, और हम इनके साथ इस पूरे सिस्टम को स्टडी करेंगे। प्रेशर बीइंग कांस्टेंट, द टू वेरिएबल्स टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन विल बी कंसीडर। तो अब हम सिर्फ 2 वेरिएबल्स को कंसीडर करेंगे, और अगर 2 वेरिएबल कंसीडर करेंगे तो हम पूरे सिस्टम को टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम के ऊपर शो कर सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। अब इस डायग्राम में हमारे पास कुछ कर्व्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए ओ कर्व है जो लाइन है, और हमारे पास एक कर्व है ये वाला ओ बी। जहाँ पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे पास यूटैक्टिक पॉइंट है। हमारे पास एक एरिया अबव द ए ओ बी होता है, ये वाला एरिया अबव द ए ओ बी, एंड द एरिया बिलो ओ ए एंड बी ओ, और यहाँ पर कुछ एरिया बिलो ए ओ एंड दी बी ओ, ये 2 एरियाज भी मौजूद होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 से 4 एरियाज हैं, एक ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और फिर हमारे पास ये वाला एरिया आएगा। नाउ हम स्टडी करेंगे कर्व ओ ए को। इट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ द वाटर। तो वाटर की कंपोजिशन यहाँ पर 100% होगी। तो यहाँ पर जो अगर वाटर 100% है तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा या इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। द पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर ये होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर द नॉर्मल कंडीशन। द कर्व ए ओ शोज दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस फॉल्स बाय द एडिशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। तो अगर हम पोटाशियम आयोडाइड को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होना शुरू होता है विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। As more and more potassium iodide is added, the concentration of the solution and the melting temperature changes along the curve AO। तो वो इस along the curve decrease होंगे until the point O। The phase is in equilibrium along the curve AO or ice and the solution। तो ice और solution जो है ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे along this curve AO। तो यहाँ पर एक solid phase और लिक्विड फेज के दरमियान एक इक्विलिब्रियम कायम रहता है। अप्लाइंग द रिड्यूस्ड फेज फेज रूल इक्वेशन टू द कंडेंस्ड सिस्टम, तो वी हैव एफ इज इक्वल एफ डैश इज इक्वल टू 2 + 1। तो हमारे पास ओरिजिनल फेज इक्वेशन होती है एफ इज इक्वल टू सी, यहाँ पर आया सी होगा
सी माइनस पी प्लस 2। अब क्योंकि हमने एक वेरिएबल जो है वो जो कि वेपर का वेरिएबल है, प्रेशर का वेरिएबल, हमने इसको इग्नोर कर दिया है, तो अब यहाँ पर 2 की बजाय हम लिखेंगे सिंपल 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 होगा, गिव फेज रूल के क्वेश्चन। तो जब यहाँ पर 1 होगा तो क्योंकि हमने एक वेरिएबल को कम किया है तो हमारे पास एक क्वेश्चन आएगी रिड्यूस्ड फेज रूल के क्वेश्चन, और हम इसको शो करेंगे एफ डैश से। तो हमने देखा कि हमारे पास 2 कंपोनेंट सिस्टम है, तो सी की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी। हमारे पास फेजेस यहाँ पर अलोंग दिस लाइन 2 हैं, तो यहाँ पर फेजेस की वैल्यू 2 होगी। तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट विल बी इक्वल टू 1। इट मीन्स कि ये हमारा सिस्टम मोनोवेरिएंट है, कि हम अलोंग दिस लाइन ए ओ किसी एक वेरिएबल के साथ जो है सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वेरिएबल कंपोजिशन हो, तो कंपोजिशन के रिलेटेड हमारा टेम्परेचर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, और टेम्परेचर के अलोंग हमारे जो कंपोजिशन है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। इट मीन्स कि हमें सिर्फ एक वेरिएबल रिक्वायर है सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए। यहाँ पर ये डायग्राम आपके दोबारा से शो है ताकि आप लोग सही तरह से इसको समझ सकें। हमारे पास ये वाला वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये वाला हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ये वाला हमारे पास यूटेक्टिक पॉइंट है, और डिफरेंट कंपोजिशन और टेम्परेचर यहाँ पर गिवन है, और हम इसको 1 बाय 1 कमिंग स्लाइड में दोबारा से एक्सप्लेन भी करेंगे। नाउ द यूटेक्टिक पॉइंट, the lowest point attainable by the addition of potassium iodide along the curve OA is the O। तो जब हम पोटाशियम आयोडाइड को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो जो मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो सकता है वो पॉइंट हमारा O के साथ शो होता है। यूटेक्टिक का मतलब ही यह होता है कि ईजी मेल्टिंग, ये हमारे पास ग्रीस का वर्ड है। तो ईजी मेल्टिंग की वजह से हमने देखा कि जो इसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इसका यूटेक्टिक पॉइंट होगा। Here the solution becomes saturated with the potassium iodide and the solid potassium iodide appears as the third phase। तो क्योंकि वो सैचुरेट हो चुका है तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक थर्ड फेज भी अपीयर होता है जो कि सॉलिड पोटाशियम आयोडाइड का फेज होता है। तो यूटेक्टिक पॉइंट के ऊपर हम देखते हैं कि 3 फेज एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करते हैं। दिस पॉइंट इज टर्म दैट द यूटेक्टिक पॉइंट आर द क्रायोहाइड्रिक पॉइंट। ठीक है, एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द सिस्टम इज वाटर। तो क्रायोहाइड्रिक का मतलब ये है क्योंकि हमने हाइड्रिक का लफ्ज़ यूज़ किया, तो क्योंकि यहाँ पर एक वाटर भी मौजूद है। अप्लाइंग द रिड्यूस फेज इक्वेशन टू द सिस्टम, तो इस यूटेक्टिक पॉइंट के ऊपर हमारे पास 3 फेज मौजूद होते हैं, सॉलिड का फेज, सोल्यूशन का फेज, और सॉलिड और लिक्विड का फेज। ठीक है, आई से सॉलिड पोटाशियम आयोडाइड और सोल्यूशन का फेज, ये 3 फेज मौजूद होते हैं। तो रिड्यूस फेज रूल के क्वेश्चन में कंपोनेंट्स हमारे पास 2 ही हैं। अब हमारे पास फेज जो है वो 3 हो चुके हैं। तो इक्वेशन को सोल्व करने से हमें पता लगा कि जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 है। इट मीन्स कि ये हमारा सिस्टम नॉन वेरिएंट है, मतलब इसको कोई वेरिएबल रिक्वायर नहीं है कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए। इसमें जो टेम्परेचर और कंपोजिशन पहले से ही कॉन्स्टेंट और फिक्स होते हैं। इट मीन्स कि हम अपनी मर्जी से टेम्परेचर और प्रेशर को, कंपोजिशन को चेंज करके एक नया यूटेक्टिक पॉइंट क्रिएट नहीं कर सकते, वो फिक्स होता है। तो इस सिस्टम में जो हमारे पास यूटेक्टिक पॉइंट है वो टेम्परेचर -22 के ऊपर होगा, और जो कोरिस्पोंडिंग कंपोजिशन होगी वो 52% पोटाशियम आयोडाइड और 48% हमारे पास आइस की कंपोजिशन होगी। इसी के कोरिस्पोंडिंग जो हमारी कंपोजिशन होगी वो यूटेक्टिक कंपोजिशन कहलाती है, और ये टेम्परेचर हमारे पास यूटेक्टिक टेम्परेचर कहलाएगा। कर्व बी ओ, तो यहाँ पर हमारे पास कर्व बी ओ है। ठीक है, ये हमारे पास होगा द सोलिबिलिटी कर्व ऑफ द पोटाशियम आयोडाइड एट ओ द सोल्यूशन इज सैचुरेटेड। तो यहाँ पर वो सैचुरेट हो चुका है ओ के ऊपर। थफ द कर्व बी और डिपिक्ट्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसका इफेक्ट शो होता है इसके ऊपर कि सोलिबिलिटी उसकी कैसे चेंज होती है। इट मीन्स कि अगर अब टेम्परेचर से कम होगा किसी खास कंपोजिशन के ऊपर तो हमारा जो सॉलिड पोटाशियम आयोडाइड है वो यहाँ से सेपरेट होता रहेगा। इट मीन्स कि ये उसकी सोलिबिलिटी कर्व है। इफ़ टेम्परेचर के बिलो किसी ख़ास कंपोजिशन के ऊपर वो जो है वो
एज ए सॉलिड वहाँ से क्रिस्टलाइज आउट होगा। द फेज इन इक्विलिब्रियम अलोंग द कर्व आर द सॉलिड की आई एंड द सोल्यूशन। तो जैसे यहाँ पर आइस और सोल्यूशन के दरमियान एक इक्विलिब्रियम कायम होता है, यहाँ पर सॉलिड पोटाशियम आयोडाइड और जो हमारे पास सोल्यूशन है उसके दरमियान एक इक्विलिब्रियम कायम होगा अलोंग दिस लाइन बी ओ। Applying the reduced phase rule equation, then again we will have f is equal to c minus p plus 1। तो कंपोनेंट हमारे पास दो हैं, फेज हमारे पास दो होंगे अलोंग दिस लाइन, ठीक है। प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1। इट मीन कि जैसे कि ये वाला हमारा सिस्टम एक वेरिएबल के साथ डिफाइन हो सकता था, तो सोलिबिलिटी कर्व को भी सिर्फ एक वेरिएबल ही रिक्वायर है कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए। इट मीन्स कि किसी खास कंपोजिशन के ऊपर कोई खास टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, और किसी खास टेम्परेचर के अराउंड कंपोजिशन उसकी फिक्स होगी। Thus, the condensed system is a monovariant system क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है। द एरिया अबव ए ओ बी, इट रिप्रेजेंट्स द सिंगल फेज सिस्टम। तो यहाँ पर एक होमोजेनियस मिक्सचर क्रिएट होता है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फेज, अगर एक होमोजेनियस मिक्सचर क्रिएट हो और वहाँ पर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एक सेम हो, तो वो एक ही फेज कंसिडर होगा। तो होमोजेनियस होने की वजह से वो सिंगल फेज सोल्यूशन है। तो अगर इस सिंगल फेज के ऊपर अगर हम रिड्यूस्ड फेज इक्वेशन को अप्लाई करें, तो हम देखेंगे कि एफ इज इक्वल सी माइनस पी प्लस 1। तो टू कंपोनेंट वन फेज प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2। इट मीन्स कि हमें इस रीजन में दो वेरिएबल्स रिक्वायर हैं और ये हमारा सिस्टम बाई वेरियंट है। इट मीन्स कि हमें कंपोजिशन प्लस टेम्परेचर दोनों के दोनों रिक्वायर हैं सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास टेम्परेचर है ये वाला, तो इस टेम्परेचर के गिर्द मैं पूछूंगा कि हमारा प्रेशर क्या है, कंपोजिशन क्या है, ठीक है। वो कंपोजिशन ये भी हो सकती है, तो ये भी हो सकती है। तो हमारा सिस्टम डिफरेंट कंपोजिशन के ऊपर डिफरेंटली बिहेव करेगा और ये सिस्टम बाई वेरियंट है। द एरिया बिलो ए ओ शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ आइस एंड सोल्यूशन। तो ये वाला आइस और सोल्यूशन का सिस्टम है और ये वाला सॉलिड सोल्यूशन और सॉलिड पे एक के आई और सोल्यूशन का सिस्टम है बिलो द बी ओ। बिलो द यूटेक्टिक टेम्परेचर लाइन देर एग्जिस्ट आइस एंड द सॉलिड किया है। तो यहाँ पर जो फेज़ है वो लिक्विड का ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर दो फेज़ हैं, एक आइस का फेज़ और एक सॉलिड पोटाशियम आयोडाइड का फेज़। तो ये बेसिकली हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड और वाटर का कंप्लीट सिस्टम था।